हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम जीत सिन्हा और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है वो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम लोग साथ ही साथ देखेंगे सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो फिर हम लोग देखेंगे सिटीजनशिप एक्ट में क्या बताया गया है, सिटीजनशिप के बारे में कैसे एक्वायर कर सकते हैं इंडिया की सिटीजनशिप। फिर हम लोग देखेंगे कैसे लॉस ऑफ सिटीजनशिप हो सकती है। फिर हम लोग सिंगल सिटीजनशिप पे डिस्कस करेंगे और आखिरी में डिस्कस करेंगे ओवरसीज सिटीजनशिप। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो कि दिए गए सिटीजनशिप से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आर्टिकल 5 से लेकर 11 जो पार्ट 2 में है वो कवर करता है सिटीजनशिप को। तो वो आइडेंटिफाई करता है, इट ओनली आइडेंटिफाइज द पर्सन हु बिकेम सिटीजन ऑफ इंडिया एट हिज कमेंसमेंट। इट एम्पावर्स पार्लियामेंट टू इनेक्ट लॉज रिलेटेड टू सिटीजनशिप। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दिया गया है वो सिर्फ कमेंसमेंट के टाइम पे कंसिडर करता है कि कौन सा पर्सन सिटीजन होगा और कौन सा नहीं होगा। लेकिन जो पार्लियामेंट के पास पावर दिया गया कि जो आफ्टर कमेंसमेंट पर्सन बॉर्न होते हैं तो उनके लिए क्या होगा प्रोविजन, तो वो पार्लियामेंट को पावर दी गई है वो लॉ बनाने का। तो हम लोग देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन क्या दिया गया है। तो 4 कैटेगरीज ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया बिकेम द सिटीजन ऑफ इंडिया एट इट्स कमेंसमेंट। तो सबसे पहला पर्सन कौन होगा जिनका डोमिसाइल इंडिया में होगा और 3 कंडीशन फुलफिल कर रहे होंगे। कौन सी 3 कंडीशन? पहला कि वो बॉर्न इन इंडिया होंगे इंडिया। सेकंड है कि उनके पेरेंट्स इंडिया में, पेरेंट्स से ग्रैंड पेरेंट्स जो भी है वो इंडिया में बॉर्न होने चाहिए। तीसरा है कि इफ ही हैज बीन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 5 years इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो 5 years बिफोर वो कमेंसमेंट, जब कॉन्स्टिट्यूशन आने से 5 साल पहले वो अगर रिसाइड कर रहा है इंडिया में तो वो हमारा सिटीजन बन जाएगा। तो ये 3 पॉइंट दी गई है, पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स बॉर्न इन इंडिया और 5 years। तो सेकंड पॉइंट है माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान। तो अब जो पर्सन माइग्रेट कर रहा है पाकिस्तान से, अगर वो जुलाई 1948 से पहले इंडिया आ चुका है तो वो सिटीजनशिप उसे ग्रांट कर दी जाएगी। बट वो आफ्टर दिस डेट और ऑन दिस डेट आता है तो उसे सिटीजनशिप ग्रांट करने के लिए 6 month इंडिया में रिसाइड करना होगा, फिर वो अप्लीकेशन दे सकता है गवर्नमेंट को रजिस्ट्रेशन के लिए। थर्ड पॉइंट है अ पर्सन माइग्रेटेड टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया आफ्टर March 1, 1947 बट रिटर्न्ड। एक पर्सन है जो कि पाकिस्तान माइग्रेट कर चुका था लेकिन वो इंडिया फिर से वापसी आ चुका है और उसने फिर से इंडिया में रिसेटलमेंट कर लिया है तो वो एक इंडियन सिटीजन बन सकता है। लेकिन ये कंडीशन है कि उसे 6 month इंडिया में रहना होगा, फिर वो गवर्नमेंट के पास रजिस्ट्रेशन के लिए दे सकता है अपना नाम। फोर्थ पॉइंट है अ पर्सन हुज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स वाज बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया बट ऑर्डिनरीली रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। तो अब ये ओवरसीज सिटीजनशिप की बात करता है, ओवरसीज सिटीजनशिप। तो एक पर्सन अगर जिसका मन है कि वो इंडिया का ही सिटीजन रहे तो वो इंडिया का सिटीजनशिप रह सकता है अगर उसके पेरेंट्स से ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो बॉर्न की हो अनडिवाइडेड इंडिया में। तो ये एनआरआई की भी बात करता है, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन। अगर कोई पर्सन फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप ले लेता है तो उसकी सिटीजनशिप इंडिया की ख़त्म हो जाएगी। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न में दिया गया है। तो अब हम लोग देखते हैं सिटीजनशिप एक्ट। तो सिटीजनशिप एक्ट में आप देखते हैं कैसे बताया गया कि कैसे सिटीजनशिप को एक्वायर किया जा सकता है। तो सबसे पहला है बाय बर्थ। तो अगर कोई पर्सन 26 जनवरी 1950 के बाद, आफ्टर 26 जनवरी 1950 बट बिफोर 1 जुलाई 1987 अगर बॉर्न हुआ है तो वो इंडिया का, वो उसे सिटीजनशिप मिल जाएगा और वो इंडिया का सिटीजन कहलाएगा, चाहे उसके पेरेंट्स की नेशनलिटी इंडिया हो या ना हो। लेकिन अगर एक पर्सन आफ्टर दिस डेट सिटीजन इंडिया का तभी कहलाएगा जब उसके ईदर पेरेंट सिटीजन ऑफ इंडिया होंगे एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ। और जो भी पर्सन इंडिया में बॉर्न हुए हैं आफ्टर December 3, 2004 वो सिटीजन कहलाएंगे अगर उनके बोथ पेरेंट्स सिटीजन है इंडिया के और वन ऑफ विच पेरेंट इज सिटीजन ऑफ इंडिया एंड अदर इज नॉट एन इलीगल माइग्रेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे ये बोला गया कि अगर 2 पेरेंट में से एक भी हो तो चलेगा लेकिन एक इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। फिर एक एनिमी कंट्री का पर्सन सिटीजनशिप एक्वायर नहीं कर सकता। सेकंड अब हम लोग देखते हैं बाय डिसेंट। तो एक पर्सन जो इंडिया में बॉर्न हुआ है ऑन और आफ्टर जनवरी 26, 1950 बट बिफोर 10 दिसंबर 1992 वो सिटीजन होगा बाय डिसेंट इफ उसके फादर जो है वो सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द बर्थ। तो यहाँ पे फादर के बारे में बताया गया कि अगर उसके फादर
जो इंडिया के सिटीजन है तो वो उसे भी सिटीजनशिप मिलेगी बाय डिसेंट। अब अगर एक पर्सन आफ्टर दिस डेट, आफ्टर 10 दिसंबर 1992 बॉर्न होता है तो क्या होगा फिर? अगर उसके ईदर पेरेंट्स सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ बर्थ तो वो भी एक सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाएगा। आउटसाइड में जनरली डिसेंट का यूज होता है। अगर एक पर्सन आउटसाइड इंडिया बर्थ लेता है तो अगर उसके फादर इंडियन है तो वो भी एक इंडियन कंसिडर किया जाएगा अगर वो 10 दिसंबर 1992 से पहले बॉर्न होता है। तो ये बताया गया। थर्ड पॉइंट अब हम लोग देख लेते हैं बाय रजिस्ट्रेशन। तो एक पर्सन जो अपने आप को रजिस्टर करवाना चाहता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे सकता है एप्लीकेशन, जिसके द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट ये निर्धारित करेगी कि वो पर्सन एक इलीगल माइग्रेट नहीं है और वो कंडीशन फुलफिल कर रहा है, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फोर्थ पॉइंट है बाय नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है, द सेंट्रल गवर्नमेंट मे ऑन एन एप्लीकेशन ग्रांट अ सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन टू एनी पर्सन नॉट बीइंग एन इलीगल माइग्रेंट इफ ही possesses the following qualification। तो ये भी जो है सिटीजनशिप एक्ट में दिया गया कि अगर एक कोई पर्सन इंडिया में आके बस जाता है और वो बहुत दिनों से है और उसके कुछ कंडीशन दिए गए हैं सिटीजनशिप एक्ट में, तो वो हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे वो डिटेल में, क्योंकि उसमें लॉ के प्रोविज़न है और बेयर एक्ट के सेक्शन दिए गए, तो वो डिटेल में अलग से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फिफ्थ पॉइंट देख लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। तो इसका क्या मतलब है? इफ़ एनी फॉरेन टेरिटरी बिकम पार्ट ऑफ इंडिया, तो अगर कोई भी विदेशी ज़मीन जो है इंडिया का पार्ट बन जाती है तो वहाँ के नागरिक भी इंडिया के सिटीजनशिप उनको मिल जाएगी। Citizenship would be granted to the person who is residing in the area which is acquired by India। तो सिक्स्थ पॉइंट है स्पेशल प्रोविजन एड्स टू सिटीजनशिप ऑफ पर्सन कवर्ड बाय असम अकॉर्ड। तो अब असम अकॉर्ड में जो पर्सन जिनके नाम दिया गया जो कवर्ड है तो वो भी सिटीजन बन जाएंगे, तो उसके भी प्रोविज़न दिए गए। असम अकॉर्ड भी मैं सिटीजनशिप एक्ट की जब डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा सिटीजनशिप पे तो वो मैं उसमें डिस्कस करूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि लॉस ऑफ सिटीजनशिप कब होती है। तो बाय रिनंसिएशन। रिनंसिएशन से मतलब होता है कि एक पर्सन जो इंडिया का सिटीजन है वो अपने फुल एज और कैपेसिटी में ये डिक्लेरेशन करता है कि ही इज़ रिनाउंसिंग हिज सिटीजनशिप, तो वो डिक्लेरेशन माना जाएगा कि वो सीज अपना सिटीजनशिप उसका सीज हो जाएगा। ये एक वॉलेंट्री डिक्लेरेशन होता है और ये डिक्लेरेशन जब इंडिया वॉर में इंगेज हो तब अगर बनाया गया हो तो रजिस्ट्रेशन जो है विथहेल्ड किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। उस टाइम पे इसका रिनंसिएशन नहीं कर सकते। और अगर एक पर्सन जिसने रिनाउंस कर दिया है उसके माइनर चाइल्ड भी इंडिया के सिटीजनशिप उनसे भी छीन ली जाएगी और वो भी सिटीजनशिप एक्ट के अंदर सिटीजन नहीं कंसिडर किए जाएंगे। सेकेंड पॉइंट है बाय टर्मिनेशन। तो यहाँ पे है टर्मिनेशन से मतलब कि अगर कोई पर्सन किसी और कंट्री का सिटीजनशिप एक्वायर कर लेते हैं तो वहाँ से वो वॉलेंट्रीली टर्मिनेट हो जाएगा। तो दूसरे देश का सिटीजनशिप लेते ही भारत का सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये दी गई है कि वो कॉन्शियसली, नोइंगली और किसी भी ड्यूरेस, अनड्यू इन्फ्लुएंस और कंपल्सन में डिसीजन नहीं लिया होना चाहिए। थर्ड है बाय डेप्रीवेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट डेप्रीवेशन के थ्रू किसी भी पर्सन का सिटीजनशिप को टर्मिनेट कर सकती है। तो इसमें कंडीशन दिए गए कि कब कब सिटीजनशिप टर्मिनेट की जाती है। तो अगर सिटीजन ने ऑब्टेन किया सिटीजनशिप बाय फ्रॉड तब उसका सेंट्रल गवर्नमेंट टर्मिनेट कर सकती है। तो सेकेंड पॉइंट है द सिटीजन हैज सोन डिसलॉयलिटी टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ डिसलॉयलिटी दिखाई है। फिर थर्ड है सिटीजन हैज़ अनलॉफुली ट्रेडेड और कम्युनिकेटेड विद एनिमी ड्यूरिंग वॉर। तो जो एनिमी कंट्री है उसके साथ ट्रेड या कम्युनिकेशन किया है, ट्रेड और कम्युनिकेशन ड्यूरिंग वॉर। फोर्थ पॉइंट है कि द सिटीजन हैज़ विद इन 5 years आफ्टर रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन बीइंग इम्प्रिजन्ड इन एनी कंट्री फॉर 2 years। तो आफ्टर उनको सिटीजनशिप ग्रांट कर दी गई है आफ्टर रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन, वो 2 साल तक किसी और कंट्री में जेल में है तो वहाँ उस केस में भी सिटीजनशिप ख़त्म कर दी जाएगी। फिफ्थ पॉइंट है द सिटीजन हैज़ बीन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट आउट ऑफ इंडिया फॉर 7 years कंटिन्यूसली।
तो जो सिटीजन है वो इंडिया से 7 साल लगातार बाहर रहता है तो उस केस में भी सिटीजनशिप टर्मिनेट कर दी जाएगी। इसमें एक कंडीशन है 7 years, अगर वो कंटिन्यूसली आउटसाइड रहता है, अगर वो स्टूडेंट हो या किसी सर्विस में हो इंडिया के लिए, तो वो टर्मिनेट नहीं होगा सिटीजनशिप। बस यहाँ पे है कि उनका इंटेंशन दिखना चाहिए कि वो इंडिया के सिटीजनशिप एक्वायर करे रहना चाहते हैं और इंडिया के सिटीजन बने रहना चाहते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सिंगल सिटीजनशिप। तो सिंगल सिटीजनशिप क्या है? आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फेडरल और वो डुअल पॉलिटी में विश्वास करता है, लेकिन फिर भी एक सिंगल सिटीजनशिप है। तो इसका क्या कारण है कि स्टेट को कोई सिटीजनशिप नहीं दी गई है, जैसे कि यूएसए और स्विट्ज़रलैंड में डबल सिटीजनशिप दी जाती है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है कि सिटीजनशिप 2 दी जाती है। तो इंडिया यूएसए जैसे कंट्री में क्या होता है कि एक इंडिविजुअल है उसको 2 राइट्स मिलते हैं, एक तो स्टेट के तरफ से राइट मिलती है और फेडरल गवर्नमेंट जो है उसके तरफ से राइट मिलती है। तो 2 लेवल पे उनको राइट मिलती है। लेकिन इंडिया में क्या है कि इंडिया में सिर्फ यूनियन और सब के लिए सेम लॉ है। तो यहाँ पे ऐसा करने के पीछे कारण क्या था? तो सबसे पहला कारण है कि टू टैकल, और सबसे मेन कारण भी यही है, टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन सिंगल सिटीजनशिप इज़ प्रिवेलेंट इन इंडिया। तो इससे क्या मतलब है कि अगर सिंगल सिटीजनशिप है तो डिस्क्रिमिनेशन इससे कम होगा। कम होने के पीछे कारण क्या है? हम लोग जानते हैं कि हमारा कंट्री बहुत ही डाइवर्स है और पहले ही बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करती है। अगर कोई हर स्टेट, और अगर स्टेट और सेंटर अपने सिटीजन के लिए अगर उनको 2 सिटीजनशिप ग्रांट कर दी गई तो अलग लॉ बनाएंगे जिससे पूरे इंडिया को इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए इंडिया में हर सिंगल सिटीजनशिप है और इसका ये मतलब है कि ऑल सिटीजन इरेस्पेक्टिव ऑफ स्टेट इन विच दे आर बोर्न और रिसाइड एंजॉय द सेम पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑल ओवर द कंट्री। तो ये है कि उनको अगर वो कहीं भी रह रहे, किसी भी स्टेट में रह रहे, तो उनको सेम राइट मिलेगा अगर वो इंडिया के सिटीजन है, सेम पॉलिटिकल और सिविल राइट ऑल ओवर द कंट्री। तो अब इसके कुछ एक्सेप्शन भी है, तो एक्सेप्शन हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला एक्सेप्शन है कि हम लोग आर्टिकल 16 में देखते हैं कि पार्लियामेंट को ये पावर दी गई है कि किसी भी रेसिडेंस, अगर कोई एक स्टेट में रह रहे या यूनियन टेरिटरी पे रह रहे, इस कंडीशन के लिए कि उनको कुछ एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो वो ग्रांट की जा सकती है। सेकेंड पॉइंट है कि जो आर्टिकल 15 के अंदर तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ and not on grounds of residence। तो इसमें है this means that state can provide special benefit or give preference to its residents in matter that they do come within the purview of rights given by the constitution to the Indian citizen। तो आर्टिकल 15 के अंदर भी स्टेट स्पेशल प्रोविजन बना सकता है। थर्ड पॉइंट है कि द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रेसिडेंस इज सब्जेक्ट टू प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब। इन अदर वर्ड्स द राइट of outsider to enter, reside and settle tribal areas is restricted। तो ये सारे डिस्क्रिमिनेशन थे जो कि एम लक्ष्मीकांत में दिए गए। तो अब हम लोग देखेंगे ओवरसीज सिटीजनशिप। तो ओवरसीज सिटीजनशिप है कि सितंबर 2000 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक हाई लेवल कमीशन अपॉइंट किया था ऑन इंडियन डिस्पोरा, जो कि LM सिंघवी के चेयरमैनशिप पे था। तो उसमें उसने एक रिपोर्ट दिया था जनवरी 2002 में कि it recommended the amendment of Citizenship Act to provide for grant of dual citizenship to the person of Indian origin belonging to certain specific countries। तो उन्होंने सिंघवी कमेटी जो फॉर्म की गई थी, उन्होंने एक सजेशन दिया था कि जो ओवरसीज सिटीजनशिप है वो किसी कंट्री के उनको मिलनी चाहिए सिटीजनशिप, डुअल सिटीजनशिप अलाउ करनी चाहिए। तो उसी को देखते हुए 2003 में अमेंडमेंट हुआ था जिससे 16 कंट्रीज़ अदर देन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान उनको बना दिया गया था सिटीजनशिप। वहाँ पे अगर कोई पर्सन रह रहे तो उनको इंडिया के सिटीजन कंसिडर किया जाएगा। लेटर 2005 expanded the scope of OCI, overseas citizenship of India, to all countries except Pakistan and Bangladesh। तो जो 2005 का अमेंडमेंट था उसने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उसने सिटीजनशिप एक्ट को एक्सटेंड कर दिया और जो भी स्कोप था 2003 में जैसे 16 कंट्रीज़ को दिया गया था वो हर कंट्री को कर दिया गया, सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ के।
तो यहाँ पे जो सिटीजनशिप दी जा रही है वो डुअल सिटीजनशिप किसी भी तरह से नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट करता है डुअल सिटीजनशिप को। यहाँ पे जो है कुछ बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं ओवरसीज सिटीजन को, जो कि एक कार्ड होल्डर होते हैं ओवरसीज सिटीजन, और जिनको पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी कहा जाता है। तो ये 2005 के अमेंडमेंट तक पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड OCI का कॉन्सेप्ट हुआ करता था, लेकिन 2015 के अमेंडमेंट के बाद OCI और PIO को मर्ज कर दिया गया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और OCI को। तो OCI जो है, OCI कार्ड होल्डर को और PIO कार्ड होल्डर को एक ही बना दिया गया, और जो PIO का प्रोविज़न था उसको ख़त्म कर दिया गया। अब सिर्फ OCI होते थे, और जो PIO कार्ड होल्डर होते थे उनको OCI कार्ड होल्डर बना दिया गया, और उनको भी बोला गया कि उनके पास भी बेनिफिट होंगे। तो और हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोविज़न, इसके रजिस्ट्रेशन कैसे होता है ओवरसीज़ सिटीजन का कार्ड होल्डर के लिए, फिर क्या राइट्स मिलेंगे ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन कार्ड होल्डर, इंडिया कार्ड होल्डर को, फिर रिनंसिएशन ऑफ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड, फिर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और साथ ही में जो मैंने पहले बोला था वो भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।